चलो शुरू करते हैं ना। आज मैग्नेटिज्म स्टार्ट करना है और मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले दो चीजें ऐसी है जो बतानी है। ठीक है। दो चीजें ऐसी है, क्या कहते हैं, आवाज आ रही है ना? चलो देखो। ठीक है। आ, एक चीज कैपेसिटर की रह गई थी, कैपेसिटर की। ठीक है। आवाज पहुंचेगी थोड़ा। ठीक है। ठंडी लग रही है। देखो शुरू करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। कैपेसिटर की एक छोटी सी बात रह गई, उसको कहीं साइड में लिख लीजिए। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, डी है। तो इसका कैपेसिटेंस अगर पता करना हो तो C इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी होता है ना। और स्फीयर वाले का फार्मूला क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद एक चीज रह गई थी, ये दोनों तो पढ़ा दिया था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रह गया था। कौन सा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अगर आपके पास हो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, तो इसका जो फार्मूला होगा C इज इक्वल टू कितना होता है, अगर इसकी लेंथ कितना है, L है, लेंथ कितना है L, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाई अंदर वाले की रेडियस R1 है और बाहर वाले की रेडियस कितना है, R2 है। तो कितना हो जाएगा, ln R2 बाई R1। ये वाला फार्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर आ जाता है एग्जाम में तो टिक कर दीजिएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। ठीक, क्लियर रहेगा ना यहां तक? ठीक, एक छोटी सी बात इलेक्ट्रिसिटी की है, उसको पूरा कर देते हैं, फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डालिएगा फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज देखिएगा, फ्यूज का काम क्या होता है, जैसे ये सर्किट है, इसमें बल्ब लगा हुआ है या बाकी घरों की जो चीजें चलती है ना, यहां सर्किट में स्टार्टिंग में फ्यूज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फ्यूज लगा देते हैं। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, फ्यूज कहलाता है। ठीक है, फ्यूज का काम क्या होता है, सर्किट का प्रोटेक्शन करता है, मतलब इसको खराब होने से बचाता है। अगर एक्सेस में करंट आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो सर्किट को ये सेफ्टी के लिए लगा होता है। किसके लिए लगा होता है? सेफ्टी के लिए। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू, it is used to protect, it is used to protect the circuit, it is used to protect the circuit from excess current, it is used to, it is used to protect the circuit, protect मतलब बचाना, protect the circuit from excess current, protect the circuit फ्रॉम एक्सेस करंट। मतलब अगर बहुत ज्यादा करंट आने लगे तो उससे सेफ कौन रखता है, फ्यूज रखता है। अब इसकी कुछ खासियत होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, ओए इसकी कुछ खासियत है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, उसको हम देखते हैं प्रॉपर्टी। फ्यूज की खासियत क्या होनी चाहिए,
ठीक है, पहली चीज इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या चीज आएगी, क्या फायदा होगा? अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा ना, तो इससे क्या होगा कि अगर सर्किट में एक्सेस करंट जाएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट टूट जाएगी। तो सर्किट टूट जाएगी तो बल्ब खराब होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो इसके पास पहली खासियत होनी चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट, समझ आ रहा? और दूसरी खासियत इसके पास होनी चाहिए लो वो हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है? रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो अगर हाई कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? लो होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी। अब देखिएगा, लो रेजिस्टिविटी, इसमें एक कंफ्यूजन हो जाती है तीसरे पॉइंट को लेकर के। तीसरा पॉइंट होता है हाई रेजिस्टेंस। कैसा चाहिए हमें? हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। ये चीज जो हमारा फ्यूज है इसके पास रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो हम फार्मूला पढ़ते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L डिवाइड बाई एरिया होता है। तो लड़का ये समझ बैठता है कि रेजिस्टिविटी अगर लो होगी, रेजिस्टिविटी अगर लो होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लो। तो फिर हाई क्यों लिख रहे हैं? समझ पा रहे हो ना? तो इसमें कंफ्यूजन होती है। रीजन समझिएगा ऐसा क्यों करते हैं, बढ़िया से समझिएगा। ये जो फ्यूज है ना, ये फ्यूज प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट को ये अलाउ करेगा। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? करंट को रोके ना। अगर ये रोकना शुरू करेगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, तो हीट का लॉस बढ़ जाएगा। हीट का लॉस क्या हो जाएगा? क्योंकि हीट का लॉस कितने के बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आर आ जाएगा ना, आर बढ़ जाएगा। तो आर बढ़ने की, आर ज्यादा होने की वजह से, समझना मेरी बात को, अगर इसके अंदर ये वाला जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, लो रेजिस्टिविटी हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी मतलब अलाउ करंट को ज्यादा करे। तो अलाउ करंट को ज्यादा करेगा तो लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तरफ तो लॉस बचा रहे हैं, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। कंडक्टिविटी तो ज्यादा रख करके करंट का फ्लो बढ़ा दिया। करंट का फ्लो क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और करंट का फ्लो इसलिए बढ़ाया ताकि वो लॉस ना करे। तो फिर रेजिस्टेंस को क्यों हाई रख रहे हैं? रेजिस्टेंस हाई रखोगे तो हीट का लॉस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हाई इसलिए रखते हैं। इसको मैनेज कैसे करेंगे? एरिया से मैनेज करेंगे। किससे मैनेज करेंगे? अब देखिए, रेजिस्टिविटी को कैसा रखना है? लो। तो रेजिस्टिविटी लो करोगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। लेकिन उसमें एक टर्म एरिया भी है, एरिया को कम से कम रखना है। एरिया को कम से कम मतलब फ्यूज जो होना चाहिए वो पतला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए। क्योंकि पतला रहेगा तो मेल्ट जल्दी हो जाएगा। पतला रहेगा तो मेल्ट। और अगर मोटा रहेगा, जैसे कुछ लोग होता है ना, घर का फ्यूज जब खराब होता है तो क्या करते हैं? कई लेयर लगा देते हैं। तो कई लेयर लगा दोगे तो एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया क्या हो जाएगा? और एरिया अगर ज्यादा हो जाएगा ना, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से दिक्कत क्या आएगी? जब वो फ्यूज के अंदर से करंट ज्यादा एक्सेस वाली बहेगी तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। अब कोई चीज मोटी हो जाएगी तो जल्दी कैसे मेल्ट होगी? समझ आ रही ना बात? तो मोटा नहीं होना चाहिए फ्यूज। कैसा होना चाहिए? पतला। और पतला रखने का तरीका क्या होगा? एरिया क्या कर दो? कम, ताकि मेल्ट क्या हो जाए? जल्दी। तो इस एरिया को कम रखने के चक्कर में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज हम चाहते हैं कि करंट स्मूथली फ्लो। समझ आ रही ना बात? तो ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, हो गई ये खासियत फ्यूज की ना। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे इसके। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका। समझ रहे हो ना? अभी तक जो था ये कैसा था? थ्योरेटिकल पार्ट। कैसा पार्ट था? थ्योरेटिकल। जैसे मान लेते हैं इस बल्ब की रेटिंग दी हो, एक मिनट रुक जाओ, इस बल्ब की रेटिंग मान लेते हैं 500 वाट का है, 500 वाट, और रेटिंग दी हुई है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट 500 वाट का है ना। तो ये वाला पार्ट क्या है? पावर। और ये वाला पार्ट क्या है? वोल्टेज। और ये रेटिंग वाली चीजें हैं ना। किसकी है?
रेटिंग वाली। तो अब हम देखते हैं इसका क्या कहते हैं, ये फ्यूज डिसाइड कैसे होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए और सारी चीजें। यहां से पहले हम करंट, रेटिंग करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेटिंग करंट। तो पावर का वो जो 3 फार्मूला पढ़ाया था उसमें से एक फार्मूला ये वाला था, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड बाई वोल्टेज, ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो करंट आएगी ये रेटिंग वाले से आएगी। तो रेटिंग वाले से आएगी तो यहाँ पे कितना रखोगे, 500, और यहाँ पे कितना रखोगे, 220 वोल्ट। अब ये जो रेटिंग वाली करंट सॉल्व करके आएगी ना, ये हमें मैसेज देती है या बताती है कि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कितना रखना है और सारी चीज। मतलब इसी हिसाब से बनाना पड़ेगा कि इतनी करंट ये झेल ले जाए, इससे ज्यादा वो तुरंत क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। समझ आए, खराब हो जाए। तो इससे ज्यादा करंट मतलब इतनी झेलने की ताकत इसके पास होनी चाहिए। तो ये लिमिट अगर जाननी हो कि कितना करंट ये झेल सकता है तो ये किससे पता चलेगी, रेटिंग वाले से। इस फार्मूले को लिखिए और एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्यूज के ऊपर, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं, in a large building there is a bulb of 40 watt, 5 fan of 20 watt and 1 heater of 1 kilowatt. The voltage of the electric main is 220 volt. The minimum capacity of the main fuse of the building will be. तो फ्यूज की कैपेसिटी मतलब करंट पूछ रहा है। हमने फार्मूला अभी जस्ट देखा है, I इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन V होता है। क्या होता है, P अपॉन V होता है। तो वोल्टेज सप्लाई कितने का है, 220 का। वोल्टेज सप्लाई कितने का है, 220 का। और पावर कितना है, पावर कितना है, 40 वाट का बल्ब है तो 40 वाट ये, प्लस 5 पंखे हैं 20-20 वाट के, तो कितना हो जाएगा ये, 100 वाट। कितना हो जाएगा, 100 वाट। और इसमें एक हीटर लगा हुआ है 1 किलोवाट का, तो कितना वाट हो जाएगा, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 1140 डिवाइड बाई 220 वोल्ट। 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको कट कर सकते हो और ये कितना हो जाएगा, 11, ये 2 5 जा और 2 7 जा। ये हो गई करंट ना, ये क्या हो गई, करंट। और करंट से कैपेसिटी फ्यूज की पता चल जाती है कि कितना वो झेल सकता है। समझ आ रही ना बात, झेलने की कैपेसिटी पता चल जाती है। बस यही पूछ रहा था। तो सिंपल सा जो फार्मूला बताया था, फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलो ये हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, ठीक है। और तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। मैग्नेटिज्म का ये पहला चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। ये पहला चैप्टर है मैग्नेटिज्म का, और ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो कि थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है। तो एक चीज़ आप समझिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है। और ये किसके अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये प्लेट है, चार्ज प्लेट। जैसा कि आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा किधर से किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब देखिए,
ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये कंडक्टर इस फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फील्ड के अपोजिट चलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे ना, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, इस तरह से। समझ आ रही है? तो एक कंडक्टर के अंदर अपोजिट फील्ड डेवलप हो जाएगी इस तरह से, अपोजिट फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये अपोजिट फील्ड जो कंडक्टर के अंदर से फील्ड पास हो रही है उसको क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, और इसके अंदर ई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चार्जेस जानते हैं, ये इस फील्ड की वजह से, ये जो रेड कलर की दिख रही है, ये रेड कलर की फील्ड नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी और पॉजिटिव को फील्ड की डायरेक्शन में धकेलेगी, जिससे एक अपोजिट फील्ड बन जाएगी। ये अपोजिट फील्ड तब तक बनेगी जब तक ये नेट फील्ड अंदर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और ये जो कंडीशन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। कैसी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और मैं आपको ये बात पढ़ा भी चुका हूं एक बार और, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर फील्ड क्या होती है, 0 होती है। समझ आ रहे? अगर यही कंडक्टर, सेम कंडक्टर लो, ये सेम कंडक्टर हो गया, और इसको किससे जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? बैटरी से। इसमें और इसमें ध्यान से फर्क देखिएगा, तब उसके बाद फिर हम इस टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, ये हो गया, आपको पिक्चर दिख रही है। ये कंडक्टर बैटरी के ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल से और ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से। अब कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो नेगेटिव्स को खींचेगा। क्या करेगा? नेगेटिव्स को चलाएगा, नेगेटिव्स चलेंगे। तो इस वाले में यहाँ पे चार्ज आकर के इकट्ठा हो गया था। यहाँ पे चार्ज इसलिए इकट्ठा हो गया था क्योंकि इसके आगे एयर थी। इसके आगे क्या थी? एयर थी। लेकिन यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होगा, लेकिन इसके पास रास्ता है चलने का, ये वायर ना, इसमें ये वायर नहीं था ना, तो इसके पास ये वायर है ना, वायर मतलब रास्ता है। तो यहां पे चार्ज इकट्ठा नहीं होने पाएंगे, चार्ज इकट्ठा नहीं होने पाए। फील्ड ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो फील्ड किधर होती है? पॉजिटिव से किधर की तरफ होती है? निगेटिव की तरफ। जैसे ये रेड कलर वाली फील्ड थी ना, वैसे फील्ड इसके अंदर भी होगी। निगेटिव चार्ज इधर की तरफ चलेंगे, किधर? फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन। तो चार्जेस तो चलेंगे लेकिन यहां कॉर्नर पे इकट्ठा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है इसको चलने में क्या करेगा? मदद करेगा, और लगातार चार्ज क्या करेगा? घूमता रहेगा। समझ? तो इसमें चार्ज इकट्ठा नहीं होंगे तो नेट फील्ड 0 नहीं हो सकती। इसमें अपोजिट फील्ड बन गई थी ना, इसमें अपोजिट फील्ड बनने नहीं पाएगी, तो यहां पे नेट फील्ड 0 नहीं होगी, नेट फील्ड 0 नहीं होगी। समझ आ रही ना बात? पहली बात। चलिए, एक खासियत तो ये देख लिया हमने। अब दूसरी खासियत देखिएगा। दूसरी खासियत ये है कि यहाँ पे चार्ज इकट्ठा नहीं होने पा रहा है, चार्ज लगातार घूम रहे हैं। तो अगर इधर से 4 चार्ज या 10 चार्ज मान लेते हैं, इधर से 10 चार्ज आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इधर से 10 आउट होंगे, इधर से 10 क्या हो जाएंगे? इन हो जाएंगे। तो नेट चार्ज भी क्या है? नेट चार्ज क्या है? 0 है। नेट चार्ज क्या है? 0 है। और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी तभी फील्ड अपने आसपास बना सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तभी यह बना सकती है जब वो चार्ज्ड हो। कैसी हो? चार्ज्ड हो। तो ये अभी फिलहाल बॉडी कैसी है? अनचार्ज्ड। कैसी है? अनचार्ज। तो अनचार्ज बॉडी अगर कोई है तो वो क्या अपने आसपास किसी पॉइंट पे फील्ड बना सकती है? मान लेते हैं यहां पे कंडक्टर के आसपास कोई पॉइंट लो, क्या वहां पे फील्ड इसके पास चार्ज ही नहीं है। अरे भाई, चार्ज होगा तभी तो फील्ड बनेगी। फार्मूला आपने पढ़ा है ना, किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे फील्ड कितना होती है? KQ/r²। यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज होगा तभी तो फील्ड बनेगी भाई। तो इसके पास, कंडक्टर के पास चार्ज है? नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इसके आसपास फील्ड होगी? नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास क्या है? 0 है। आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। ई क्या है? 0। आसपास, आसपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विसिनिटी। क्या बोलते हैं? विसिनिटी। और ये जो सिचुएशन दिख रही है ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन है।
किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज क्या कर रहा है? चल रहा है कंडक्टर के। और ये कौन सी कंडीशन थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर फील्ड जीरो होती है लेकिन आसपास फील्ड होती है। इसमें क्या है? अंदर फील्ड है, आसपास फील्ड क्या है? जीरो है। अब इसी पे बेस्ड है हमारा मैग्नेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट। समझ आ रही ना बात? तो चलिए चलते हैं, इस वायर को उठा करके यहां पे हम पिक्चर बना लेते हैं। इस वायर को उठाकर यहां पे हमने पिक्चर बना ली वायर की, और इससे करंट कितना फ्लो हो रही है? आई फ्लो है। ठीक, अब देखिए इस पे नेट चार्ज क्या है? इस पे कोई चार्ज है? नहीं है। ये वाला कंडक्टर हमने लिया है, ये वाला ना, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पे चार्ज नहीं है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहां पे कोई चार्ज रखिए। क्या रखिए? चार्ज। और ये चार्ज इनिशियली किस में है? रेस्ट में। किस में है? तो हम देख रहे हैं इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा? कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहां पे ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही कोई फोर्स है। समझ आया? लेकिन हमने इसी चार्ज को ऐसे चलाया, किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। ये जो रेस्ट में चार्ज था इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसको हमने चला दिया। क्या कर दिया? चला दिया। अब चलाने पे एक गजब का सीन देख रहे हैं हम, और वो गजब का सीन क्या है? ये वाला चार्ज ऐसे मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? तो इसके पास चार्ज नहीं, वायर के पास। अगर चार्ज नहीं तो ये फील्ड नहीं बना सकता। अगर ये फील्ड नहीं बना सकता तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकता। तो ये फिर मुड़ा कैसे और क्यों मुड़ा? इसके मुड़ने का रीजन इससे पता चलता है, ये कोई और तरह की फील्ड है जो चार्ज भले ही ना हो लेकिन इसके अंदर चार्ज क्या कर रहा है? चल रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? चल रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? चल रहा है। नेट चार्ज क्या है? जीरो। लेकिन चार्ज के चलने की वजह से एक ऐसी फील्ड बनती है जो किस पे लगती है? मूविंग चार्ज पे लगती है, रेस्ट चार्ज पे नहीं लगती। किस पे नहीं लगती? रेस्ट चार्ज पे नहीं लगती। तो इससे पता चलता है इसी फील्ड को बोलते हैं कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड का असर कहीं पे, मान लेते हैं अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो आप कैसे पता करोगे? तो आप रेस्ट चार्ज से पता नहीं कर सकते। किससे पता करेंगे? मूविंग चार्ज ही बता पाएगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। समझ आ रहे? तो एक बात तो ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे अगर प्रेजेंट है तो किस चार्ज से पता चलेगी? मूविंग चार्ज से। तो दूसरा क्वेश्चन तुरंत बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करोगे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों से पता चल सकती है, मूविंग चार्ज से भी और किससे? मूविंग चार्ज से भी और रेस्ट चार्ज से भी पता चल सकती है। समझ आ रही ना बात? कैसे? जैसे आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे, तो वो बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले इस वाले कॉन्सेप्ट पे एकदम ध्यान से सुनिए। इस पे नेट चार्ज है? नहीं है। नेट चार्ज क्या है? अगर किसी बॉडी पे नेट चार्ज जीरो है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो अपने आसपास फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती। मान लेते हैं ऐसे चार्जेस चल करके ऊपर जा रहे थे, इस तरह से ये चार्जेस चल के किधर जा रहे थे? ऊपर जा रहे थे। अब ये देखिए चार्ज चल रहा है। क्या चल रहा है? चार्ज। चार्ज चल रहा है तो इस पे चार्ज है ना भैया, और यहां पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है और इस पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। क्या रखा हुआ है? स्मॉल क्यू। तो ये चार्ज है और ये भी क्या है? चार्ज। तो अगर ये दोनों चार्ज हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। तो ये दोनों चार्ज होने की वजह से, अच्छा ये कैसा चार्ज है? मूविंग। तो मूविंग चार्ज कौन सी फील्ड पैदा किया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड पैदा किया? ये वाला मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक। अच्छा ये वाला भी मूविंग चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता। इसके साथ दिक्कत ये है कि नेट चार्ज क्या है? जीरो है। और ये भी मूविंग चार्ज है लेकिन इस पे नेट चार्ज है, और अगर नेट चार्ज है तो वो अपने आसपास क्या बनाएगा? भले ही मूविंग, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसीलिए कहते हैं कि मूविंग चार्ज, क्या चीज? मूविंग चार्ज दोनों फील्ड बना सकता है।
ये भी मूविंग, ये सिर्फ कौन सी फील्ड बना रहा है? मैग्नेटिक। और ये भी मूविंग, लेकिन ये क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिक भी बना सकता है। तो मूविंग चार्ज से दोनों फील्ड बन सकती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और रेस्ट चार्ज से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैं एक बार पहले पॉइंट्स को लिख लीजिए और फिर उसके बाद मैं सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं एक बार और। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला क्वेश्चन टाइप करके लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ टू चेक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब स्पेस में कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे पता करेंगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है? तो उसको चेक करने का तरीका क्या होगा? हाउ टू चेक मैग्नेटिक फील्ड। आंसर क्या होगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड किससे चेक कर सकते हैं? सिर्फ मूविंग चार्ज से। किससे चेक कर सकते हैं? मूविंग चार्ज। तो आंसर लिख लीजिएगा, मूविंग चार्ज। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात लिखिएगा, क्वेश्चन, हाउ टू चेक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कैसे चेक करेंगे कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? तो क्वेश्चन क्या होगा? हाउ टू चेक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर क्या होगा? बोथ बाय मूविंग एंड स्टैटिक चार्ज, दोनों से चेक कर सकते हैं। किससे? दोनों से। मूविंग चार्ज से भी पता चल सकता है और किससे? स्टैटिक चार्ज से। ठीक है, तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है तो हम किससे सिर्फ पता कर सकते हैं? मूविंग चार्ज से। और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है तो हम दोनों से चेक कर सकते हैं। किससे? मूविंग और स्टैटिक दोनों चार्जेस से। अब बात आती है, देखो कहीं पे फील्ड की प्रेजेंस तो पता कर ली, अब फील्ड बनाता कौन है वो जान लेते हैं। अगर आपके पास रेस्ट चार्ज है या स्टैटिक चार्ज है, कैसा है? रेस्ट चार्ज। तो रेस्ट चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, रेस्ट चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कौन सी? ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। रेस्ट चार्ज सिर्फ कैसी फील्ड बना सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस बोथ। मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस बोथ। मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस बोथ। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ। तो मूविंग चार्ज दोनों बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक बार कंक्लूजन बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, बढ़िया से सुनिएगा आखिरी बार। ठीक है, अगर कहीं पे फील्ड है और वो सिर्फ मैग्नेटिक है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किससे पता चल सकती है? मूविंग चार्ज से, रेस्ट चार्ज से नहीं पता चल। और कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज से पता चल सकती है, मूविंग से भी और स्टैटिक या रेस्ट से भी पता चल सकती है। अब रही बात, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक किस तरह के चार्ज बनाते हैं? तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ वो कौन सी फील्ड बनाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी बनाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर वो मूविंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बना सकता है और मैग्नेटिक भी बना सकता है। क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर हो जाने के बाद अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है? बायोट सेवर्ट लॉ। एक वायर है, उससे ये करंट फ्लो हो रही है ना, उससे ये करंट फ्लो हो रही है और यहां किसी डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है ना, किसी डिस्टेंस r पे क्या है? एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे एक छोटा सा टुकड़ा ना,
अगर किसी वायर से करंट फ्लो होती है तो वो अपने आसपास कौन सी फील्ड बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक छोटा सा करंट कैरिंग टुकड़ा वायर का, एक छोटा सा करंट कैरिंग टुकड़ा अपने से डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, इस चीज की जानकारी हमें किससे मिलती है? बायोट-सेवर्ट्स लॉ से। समझ आ रही? ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता जानते हैं किससे है? कौन सा? कूलॉम्स लॉ से। किससे मिलता जुलता है? कूलॉम्स लॉ से। थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखिएगा। सबसे पहले मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको रिलेट करके दिखा दूंगा ताकि आप याद रख सके आसानी से। ठीक है? एक छोटे से टुकड़े की वजह से, इससे करंट बह रही है ना, एक छोटे से टुकड़े की वजह से फील्ड हम बताएंगे। एक छोटे से टुकड़े की वजह से जो फील्ड होगी उसका नाम क्या होगा? डीबी। छोटी सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, तो एक छोटे से टुकड़े की वजह से जो फील्ड होगी वो कितना होगी? डीबी होगी। तो चलिए डीबी हो गई। डीबी बराबर होगा 1/4πε0 c²। इतना तो पहले के, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, c² i dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाई r³। समझ आ रही ना? ये होता है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अभी इसको समझते हैं फिर रिलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आई dl है ना, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आई की जो डायरेक्शन होगी, करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वही dl की डायरेक्शन होगी। dl क्या है? ये पूरे वायर की लेंथ कितना है? l। तो छोटे से टुकड़े की लेंथ कितना होगी? dl। और dl की वही डायरेक्शन मानी जाएगी जो किसकी डायरेक्शन है? करंट की। समझ आ रही ना? करंट की डायरेक्शन में कौन लिया जाएगा? dl लिया जाएगा। और ये वाली चीज कौन सी है? r वेक्टर। समझ है? यहां पे लगा क्या है? क्रॉस। क्रॉस मतलब दोनों एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। अगर आप ईमानदारी से देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। ये वाली चीज आपकी क्या है? ये वाला कौन सा वेक्टर है? dl वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? dl। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? dl cos थीटा। और ये वाला क्या कहलाएगा? dl sin थीटा। समझ आ रही ना बात? क्या हो जाएगा? dl sin थीटा। dl cos थीटा की जरूरत नहीं है मुझे। इस फार्मूले में dl और r का क्या चाहिए? क्रॉस। तो r ये हो गया, r से ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्रॉस का मतलब ही होता है r और dl कैसे होने चाहिए? एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 c²। और ये कितना हो जाएगा? i dl sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा? r डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? r³। एक r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ये हो जाएगा db। अब मैग्नीट्यूड पे हम जा रहे हैं। ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। इसको ओपन कर लिया। dl क्रॉस r का मतलब होता है dl और r कैसे होने चाहिए? एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ठीक है। इतना कर लेने के बाद इस वाले हिस्से को हम फिजिक्स में जानते हैं म्यू नॉट नाम से। किस नाम से? म्यू नॉट। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1/ε0 c²। तो यहां पे क्या लिख लोगे आप? म्यू नॉट अपॉन 4π। समझ आ रही ना बात? म्यू नॉट अपॉन 4π। और ये कितना हो जाएगा? i dl sin थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? r²। और ये क्या हो जाएगा? dv। यहां तक क्लियर है ना? ठीक। अब एक चीज आप समझिएगा, यहां तक हो जाने के बाद इसकी डायरेक्शन तो हम बाद में देख लेंगे। पहले एक बात समझिए, ये जो टर्म है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखेंगे, किसका देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे फील्ड, तो कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड? k/r²। k की जगह पे कितना आता था? 1/4πε0 और कितना? q डिवाइड बाई क्या होता था? r²। इससे रिलेट करिए, 1/4πε0 की जगह पे कितना है? म्यू नॉट अपॉन। अब याद रखिएगा,
ये वाली जो चीज है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, वैसे यहाँ पे कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एकदम वैसा ही। ये बात हो गई। आर स्क्वायर की जगह पे क्या है, आर स्क्वायर। अच्छा ये कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। और ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है ना, आइडियल साइन थीटा, ये कौन सा चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज। कौन सा है। और आपको पता है बायोट ने छोटे चार्ज के लिए क्यों बताया, क्योंकि देखो ये पूरे वायर से जब करंट बहेगी तो पूरे वायर को एक चार्ज माना जा सकता है, लेकिन एक चीज आप देखिए, इस चार्ज और इस चार्ज में एक डिफरेंस है। वो क्या है, ये वाला चार्ज एंगल पे डिपेंड नहीं करता, समझ पा रहे हो ना। और ये वाला चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल। और इन्होंने चालाकी क्या की, एक टुकड़े की वजह से बताया। तो मैंने आपको कई दफा बताया, एक टुकड़ा जो होता है उसके लिए कूलाम्स लॉ भी बना है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है ना। तो ऐसे बायोट भी किसके लिए बना है, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट मैग्नेटिक चार्ज। और जब पॉइंट के लिए पता चल जाता है, फिर हमारे पास एक जुगाड़ कौन सा बनता है, इंटीग्रेशन करके किसके लिए निकाल लेते हैं, पूरे वायर के लिए। समझ पा रहे हो ना। तो इन्होंने किसके लिए बताया, एक छोटे से टुकड़े के लिए। तो आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में फर्क क्या होता है, ये एंगल पे डिपेंड, और ये किस पे डिपेंड करते हैं, फील्ड किस पे डिपेंड करती है, एंगल या मैग्नेटिक चार्ज। क्लियर रहेगा ना। इतना करिए। और एक बात यहां पे मैं और एक्स्ट्रा लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, 10⁻⁻7। रही बात यूनिट और डायमेंशन की, अभी देखते हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी खाली मैंने आपको दिखाया उसकी जगह पे रखा है, ठीक। हाँ, एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे मान लेते हैं यहां पे एंगल 60 है, आगे जाओगे और कम होगा, चेंज हो रहा है। तो एंगल चेंज होने की वजह से इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चेंज। और चार्ज की वैल्यू चेंज होगी तो फील्ड क्या होगी, चेंज। मतलब ये बात है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था ना, तो एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे, सीधा सीधा फार्मूला होता था KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड करता है, किस तरफ मूव कर रहा है। अगर ऐसे भागेगा तो अलग फोर्स होगा, ऐसे भागेगा तो अलग होगा, इधर भागेगा तो एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ो। देखो ये वाला फार्मूला, एक मिनट, ये इधर देखो, ये वाला फार्मूला डायमेंशन में बहुत पूछा जाता है। इसमें डायमेंशन में खास करके आप देखोगे तो पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहां से अगर स्पीड ऑफ लाइट चाहिए, देखना ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना था, 1/ε0 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को इधर कर लो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/ε0 म्यू स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1/ε0 म्यू नॉट। एक मिनट, एक बात समझिएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैट में। और म्यू नॉट की वैल्यू अभी बताया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितने के बराबर होता है, 4 पाई कितने, 10⁻⁻7। जब आप इन दोनों को रखोगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट ही मिलेगी। समझ आ रही ना, क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, एक यूनिट देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद इसकी क्या कहते हैं, म्यू नॉट की यूनिट और डायमेंशन पे आएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अगर आपको जानना है तो एक चीज आप समझिए, इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक चार्ज, यही होता था ना। तो ऐसे ही एकदम सिमिलर पैटर्न पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई मैग्नेटिक चार्ज। समझ, इसमें ई नहीं लगाया हूं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं काफी दफा, ठीक है। इसमें एम लगा दिया ताकि आपको पता चले, मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई मैग्नेटिक चार्ज।
अच्छा एक बात आप बताइए, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? ये अभी मैग्नेटिक चार्ज बताया था। मैग्नेटिक चार्ज किसके बराबर होता है? आई डी एल साइन थीटा ना, ये होता है मैग्नेटिक चार्ज। आई क्या होता है? करंट, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर। और डीएल क्या है? लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगी? मीटर। इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो मैग्नेटिक चार्ज क्या हो जाएगा? एम्पियर। और क्या हो जाएगा? मीटर। समझ आ रही ना बात? अब आप फोर्स की डायमेंशन तो आप जानते हो क्या होती है? एम एल। अच्छा एक बात और बता दे, अभी डायमेंशन हम लिख लेंगे। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। समझ आ रहे ना? तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? टेस्ला। या फिर क्या बोल सकते हो? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इसके बाद इसकी डायमेंशन अगर लिखना है तो न्यूटन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ये हो गया न्यूटन। और एम्पियर और मीटर, मीटर मतलब एल, एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये एम टी माइनस टू और क्या हो जाएगा? ए माइनस वन। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायमेंशन आपको पता चल जाती है तो अब आप बड़ी आसानी से म्यू नॉट की निकाल सकते हैं। कैसे? अब बायोट सेवर्ट लॉ क्या है? डीबी इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या होता है? आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई क्या होता है? आर स्क्वायर। यहां से देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या लिखी हुई है? एम टी माइनस टू और ए माइनस वन। अच्छा म्यू नॉट की डायमेंशन चाहिए, 4 पाई की तो कोई डायमेंशन है नहीं। आई डी एल इसका क्या होता है बताइए? एम्पियर और क्या होता है? मीटर। और नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहां पे डायमेंशन रख दीजिए, म्यू नॉट एम्पियर और मीटर को कैसे लिखते हो? एल से। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? एम और कितना हो जाएगा? एल और टी माइनस टू और ए मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए माइनस वन और माइनस वन पहले से है तो कितना हो जाएगा? ए माइनस टू। ये हो गई डायमेंशन म्यू नॉट। ठीक है, कर लीजिएगा। अगली बात बताएं। ठीक है, एक छोटी सी बात और इससे रिलेटेड देखिएगा, इरेज नहीं करूंगा, इरेज नहीं करूंगा। ठीक है, लिख चुके? देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट होती है, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट होती है गॉस। क्या चीज? गॉस। एक टेस्ला, 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ठीक, 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। अब एक और बात फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? डायरेक्शनल। वेक्टर है तो वेक्टर अगर है तो इसकी डायरेक्शन तो देखनी पड़ेगी। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको जानना है तो डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डीएल क्रॉस आर। डीएल किसकी डायरेक्शन में होता है? करंट की डायरेक्शन। तो राइट हैंड यूज करना है।
कौन सा हैंड? राइट हैंड। राइट हैंड का थंब किसकी डायरेक्शन में कर देना है? करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में कर दिया। और आर की डायरेक्शन में किसको करोगे? पंजे को। तो आई क्रॉस आर हो गया। आई क्रॉस आर बोलो या डीएल क्रॉस आर बोलो। अब फिंगर किधर मुड़ने के चांस है? अंदर ना, अंदर मुड़ेगी फिंगर। तो अंदर मुड़ेगी तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इनवर्ट। और जब अंदर दिखाना होता है तो क्रॉस से दिखाते हैं, और जब बाहर दिखाना होता है तो ऐसे डॉट से दिखाते हैं। समझ आ रही ना? तो फील्ड में कौन सा यूज करोगे? हैंड, राइट हैंड। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, और आर की डायरेक्शन में पंजे को। जिधर फिंगर मुड़ेगी उस तरफ किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर रहेगा? इसको कर लीजिए डायरेक्शन वाली चीज, एक दो बार हाथ से चेक कर लीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर। इन ए स्ट्रेट वायर, ठीक। ठीक है, देखो ये वायर है, इससे क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। और यहां पे कोई पॉइंट है ना। और एक खासियत और है इस वायर की, ठीक है? दो केसेस पढ़ना है, एक फाइनाइट पढ़ना है और एक इनफाइनाइट पढ़ना है। तो अभी इनफाइनाइट से नहीं, बल्कि किससे पास हो रही है करंट? फाइनाइट से। किससे पास हो रही? फाइनाइट से। तो ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। और ये वाला एंगल कितना है? बीटा। समझ आ रही ना बात? और ये वाली जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से, ये कितनी है? आर है। कितनी है? आर है। इस केस में इसके थ्रू अगर करंट पास होती है तो इस पॉइंट पे फील्ड कितना बनेगी? तो सबसे पहले एक छोटे से टुकड़े की वजह से जो फील्ड बनेगी वो कितना बनेगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कितना होगा? आई, ओए आवाज ना करो, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक छोटे से, रुक जाइए, एक छोटे से टुकड़े की वजह से इस पे इतना फील्ड बन रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो स्ट्रेट वायर हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पढ़ रहे हैं? फाइनाइट। इनफाइनाइट का अभी देख लेंगे। इसमें जो एंगल अल्फा और बीटा है ना, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो अल्फा और बीटा दोनों 90 हो जाते ना। तो अभी अल्फा और बीटा ले रहा हूं तो इसका मतलब फाइनाइट है। कैसा है? फाइनाइट है। यहां से पता चल रहा है एंगल से। क्लियर रहेगा ना? अब देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, अब एक टुकड़े की वजह से इस पे फील्ड मिल गई, अब इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर जो होगा वो कितने के बराबर होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कितने के बराबर? आई डिवाइड बाई आर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये पूरे वायर की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड हो जाएगी, ये टोटल फील्ड होगी। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे आप, किसी वायर, वायर कैसा था? चार्ज था, और किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड निकालनी होती थी, दो फील्ड निकलती थी, एक पैरेलल और दूसरी परपेंडिकुलर। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक फील्ड होगी। हर टुकड़े की वजह से फील्ड किधर बनेगी? चाहे जो टुकड़ा लोगे, किधर बनेगी? अंदर बनेगी। तो सारी फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड होकर के जो टोटल फील्ड आएगी इतना आएगी। इसको कर लीजिए, ठीक। हो गया है ये?
लिख चुके? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एक बार इसके एंगल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये वाला अल्फा जो एंगल है, ये पहला इंड मान लो और ये दूसरा इंड मान लो ना। परपेंडिकुलर से पहला इंड कितना ऊपर है? अल्फा, और दूसरा इंड कितना नीचे है? बीटा। तो कभी आप गलती से, आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे ये नीचे है तो माइनस होना चाहिए, ये सब हो चुका है अंदर इसके। सीधा आपको क्या पुट करना है? अल्फा और बीटा पुट करना है, इससे लेना देना नहीं है ऊपर है या नीचे। अभी एक जगह मैं जुगाड़ पढ़ाऊंगा, वो मेरे ख्याल से कल क्लास में आएगा, जरूरत पड़ेगी उसकी। क्लियर रहेगा ना? तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसे हल्का सा कर लेते हैं इस पे, खाली प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको फार्मूला एक बार लिखने का मौका मिल जाए आपकी नोट्स में। ठीक, ये वायर है, इससे करंट जो फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये एंगल जो बन रहा है ये 30, और ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है वो r इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा? हाँ सही, बस वैल्यूज पुट करना है, इतना आंसर आएगा। 5.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, खाली फार्मूले में वैल्यूज पुट करना है, सारी वैल्यूज आपको पता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाई सेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाई सेक्शन। इससे करंट आई फ्लो हो रही है, और बाई सेक्शन मतलब पॉइंट एकदम बीच में हो ना। अल्फा और बीटा, ये डिस्टेंस कितना है? r है। अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ना। ठीक है, अल्फा और बीटा कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब आपको
नेट फील्ड चाहिए, तो आपको नेट फील्ड का फार्मूला पता है, टोटल फील्ड का कितने के बराबर होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कितना होता है आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ना। अच्छा, इसकी जगह पे अल्फा और बीटा दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर है तो आप 2 साइन अल्फा लिख सकते हो, 2 साइन अल्फा। अच्छा, पूरी वायर की लेंथ कितना मान लेते हैं, एल, तो आधी कितना हो जाएगी, एल बाई 2 और आधी कितना हो जाएगी, एल बाई 2। ठीक है, अब ये वाली आर है और ये वाली एल बाई 2 है, तो पाइथागोरस से ये वाली लेंथ कितना हो जाएगी, एल बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको लिया इसलिए क्योंकि साइन अल्फा चाहिए ना, क्या चाहिए, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा चाहिए तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई आर इंटू 2। साइन अल्फा कितने के बराबर होगा, परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने, एंगल के सामने कितना है, एल बाई 2, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और ये कितने के बराबर होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4 प्लस कितना होगा आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कितना हो जाएगा आई बाई आर, आई बाई आर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एल बाई 2, और ये वाला कितना हो जाएगा बताइए, ये एल स्क्वायर है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाए, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 4। समझ आ रही ना बात। अच्छा, ये 4 का रूट है ना, तो क्या होगा 2 आएगा, इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बस यही आंसर हो जाएगा। समझ आ, अगर आप चाहते हो तो 2 का 2 से कट कर दो, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। कल इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं घर आऊंगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे रूट के अंदर वाला, तो ये एल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे 4 छूट गया है। ठीक है, 4 आर स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में क्या रहेगा 4। अच्छा, 4 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 2, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा जो बचा हुआ है। और अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ 2 से 4 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और फिर उसके बाद लिख सकते हैं, तो आपकी नेट फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेट फील्ड, जो कहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्शन पे किसी पॉइंट P पर होगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बस आपको सिंपल सा यहाँ पे साइन अल्फा और साइन बीटा, अल्फा और बीटा यहाँ पे आर नहीं बल्कि अल्फा है। ठीक है, अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा, बस रखिए आंसर आ जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। पिछले वाले केस किस पे थे, फाइनाइट पे थे, ये किस पे है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि पॉइंट जो है ना बहुत ही करीब हो, वायर के क्या हो, बहुत करीब हो। तो जब यहां से मुंडी उठा करके देखोगे तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा कितना नजर आएगा, 90 नजर आएगा। मतलब ये पॉइंट बहुत करीब है वायर के। ऐसा मत समझिएगा इनफाइनाइट मतलब कई बंडल वायर, समझ आ रही ना। इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ इतना है कि ये पॉइंट क्या हो, बहुत करीब हो। तो जब बहुत करीब होगा तो अल्फा बराबर होगा किसके, बीटा के, और दोनों कितने के बराबर होंगे, 90 के। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
और क्या था, आई डिवाइड बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा और बीटा दोनों 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, बस आंसर हो गया बी में। चलो देखो, आखिरी बात देख लेते हैं, बस लास्ट बात देख लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। एक मिनट बस, एक और बात ये देख लीजिए, यहां से करंट आई फ्लो हो रही है, यहां किसी डिस्टेंस आर पे पॉइंट है ना, तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया। अगर ये पूरा बड़ा सा होता तो क्या होता, इनफाइनाइट होता। तो सेमी इनफाइनाइट में ये वाला एंगल कैसा होगा, अल्फा वाला कितना होगा 90, और बीटा वाला तो एंगल बना ही नहीं रहा, 0 हो जाएगा। ये अल्फा हो गया, बीटा कितना हो जाएगा 0। ये पॉइंट बहुत करीब है तो लगभग 90 होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर से पहला इंड 90 बना रहा है और दूसरा इंड 0 यहीं पे है, तो अब रख दीजिए उस फार्मूले में, तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ना। साइन 90 की वैल्यू कितना है 1, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा, यही रह जाएगा, ये हो जाएगा बी नेट। और डायरेक्शन अगर देखनी है तो कैसे पता करेंगे, करंट ऊपर, आर ऐसे किधर है, इनवर्ड, ठीक है। हाँ बस, इसके अलावा 2 केस और बनते हैं, वो कल पढ़ाऊंगा। वो जानते हैं क्या, जैसे अभी तक जितने पॉइंट हमने देखे हैं, जितने पॉइंट पे फील्ड निकाली है, वो सब के सब वायर के सामने हैं, इसके सामने, वायर के सामने। तो वायर के नीचे भी फील्ड पूछ सकता है और ऊपर भी पूछ सकता है, वो 2 केस है। और एक वायर की लाइन वाला केस बच रहा है, वो कल देखेंगे, ठीक है। और कल न्यूमेरिकल भी देखेंगे इससे आगे, ठीक है। थैंक यू।